वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे को हमने थोड़ा सा चेंज किया। ये आपको अपने गांव-गांव को बताना है। टिकट हमारा, वोट हमारा, तब आएगा राज हमारा। फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो लगातार कम होता जा रहा है, 150 के आसपास पहुंच गया। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति, जो इंडेक्स है रैंक इंडिया का, वो बहुत नीचे आ गया। उस पर पूरा राइट विंग टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर जो फैला हुआ है, उसका असर सबसे ज़्यादा भारत में ही देखने को पड़ता है। जब तक उन शास्त्रों में विश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक अत्याचार और जाति खत्म नहीं होगी। उसकी हम बधाई देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सुर इस समय थोड़ा दबे हुए हैं और जो घटना आईजी साहब के साथ हुई उसको आत्महत्या कहना तो निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्रकारी हत्या है सही मायने में। और किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो अपना जीवन समाप्त कर ले, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे समाज को अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय, कथेरिया साहब, गौतम जी, कुलदीप जी, अन्य अतिथिगण, मैं धन्यवाद दूंगा कथेरिया साहब को कि उन्होंने बहुत जल्दी, चाहे कम ही लोग बुलाए हों, लेकिन आप लोग सब इतने पढ़े लिखे हैं, उच्च स्तरीय हैं, 1.25 लाख से नीचे आपका प्रभाव नहीं होगा किसी का भी। और कार्यक्रम भले ही छोटा हो, आज मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले बंधु उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना आप बदल देते हैं, अगर आपके मुद्दे में, आपकी बात में दम है तो। अत्याचार एक ऐसा विषय रहा है जिसके कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि जो शास्त्र हैं, जब तक उन शास्त्रों में विश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक अत्याचार और जाति खत्म नहीं होगी। आज तक जाति खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए आर्टिकल लिख दिया, लेकिन इस देश के किसी भी सांसद ने एनाइलेशन ऑफ कास्ट एक्ट बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि जाति खत्म की जाए। हाँ, आरक्षण खत्म करने की जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा आम है, और यहाँ तक कि इतना हिम्मत होती है लोगों की कि जातिवाद आरक्षण के बाद आया है, आरक्षण से पहले जातिवाद नहीं था। झूठ बोलने की भी और ऐतिहासिक तथ्यों को इस तरह से उलट पुलट करने की जो ताकत है, निश्चित रूप से उन्हीं लोगों में आ सकती है जो सैकड़ों साल से झूठ बोलते रहे हों। झूठ बोलना, ठगी, अंधविश्वास जिनका ठेका हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन अत्याचारों के कारण ही बुद्ध का मार्ग अपनाया था, और आज अत्याचार एकदम से, कुछ अत्याचार के ऐसे रूप थे जो खत्म हो चुके थे, गैंगरेप, पेशाब पिलाना, इस तरह की गंदी हरकतें, ये सब काफ़ी बंद हो गई थी। इंडिविजुअल झगड़े होने शुरू हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इस देश में शास्त्रों का महिमामंडन, बाबाओं का महिमामंडन, उन परंपराओं का महिमामंडन खुलेआम शुरू कर दिया। और यही नहीं, विज्ञान के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, जिससे शरारती तत्व, जो लोग ये जानते थे कि हम जाति गर्व के कारण इस देश में काफ़ी दिनों तक अभी राज कर सकते हैं, उन लोगों को बहुत सारी हिम्मत मिल गई और उन्होंने ठेका ले लिया। एक बिरादरी तो लगातार इसी काम पे उतरी हुई है। लोकतंत्र में उनको मालूम है कि वो लोकतंत्र में अगर जाति जनगणना हो गई तो बहुत मुश्किल होगा उनका एमएलए एमपी बनना। इसलिए वो चाहते हैं जितने समय तक हम अत्याचारों के आधार पर, अंधविश्वासों के आधार पर राज करते रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है। उसी में वो रात दिन लगे हुए हैं और दबाने में लगे हुए हैं। आईजी साहब की घटना के साथ साथ अभी एक हरिओम स्वच्छकार था, उसको रायबरेली में मारा। लगातार हम लोग रोहित वेमुला का
कांड हो, चाहे जो कांड हो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और सब जगह, इतने सारे कांड हो गए, कोई अखबार ऐसा नहीं होता जो हम और आप पढ़ते हो जिसमें अत्याचार ना हो। लेकिन अत्याचारियों को पूरी तरह से, चाहे वो ऊना कांड हो चाहे कोई भी हो, उनको ये मालूम है कि इनके साथ पुलिस नहीं खड़ी हुई है, इनके साथ मजिस्ट्रेट नहीं खड़े हुए, इनके जज नहीं हैं, इनके वकील नहीं हैं, और इनके अगर नेता हैं भी तो वो SC/ST एक्ट में समझौता कराने के लिए हैं। वो इनके लॉयल नहीं है, वो हमारे लॉयल हैं, क्योंकि वो रिजर्व सीट पर भी हमारी दया दृष्टि से चुने जाते हैं। ये नेता ऐसे हैं। बुद्ध की बात को अगर मान लिया होता कि जाति खत्म कर दो, विद्वान राइस डेविस ने कहा कि बुद्ध की बात को अगर मान लिया होता तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा विकास हो गया होता। और इस बात को 2015 में जिम यांग किंग, जो वर्ल्ड बैंक का उस समय चेयरमैन था, उसने दोबारा से कहा कि इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जाति खत्म ना हो जाए। लेकिन जाति इतनी शक्तिशाली है कि उसने बुद्ध के धर्म को तोड़ा, जैन धर्म को तोड़ा, मजबूर कर दिया, वर्ण व्यवस्था में मिला दिया। बाद में कई आंदोलन चले, बाहर से विदेशी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, डच, फ्रांसीसी सब आए। जो ताकतवर थे उनका क्षत्रियकरण कर दिया, जो नहीं रहना चाहते थे वो वापस चले गए, पुर्तगाली हों, फ्रांसीसी हों, अंग्रेज हों, जिन्हें पसंद नहीं थी। लेकिन जाति व्यवस्था ने उनको अपने में मिला लिया। जो मूल निवासी रहे, यहीं के रहे, उनको दबाना शुरू कर दिया। ये स्थिति ऐसी आ गई कि जाति अपने आप को अमीबा की तरह से बदलती रहती। भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र आ गया। अब सबसे बड़ा जो दुश्मन है इस देश के पूंजीपतियों का, जातिवादियों का, मनुवादियों का, वो दुश्मन है आरक्षण। और जब आरक्षण अकेले SC/ST को मिलना शुरू हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट ने तुरंत ही उसको ख़त्म करना चाहा था। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा पार्लियामेंट को और रेस्टोर हुआ आरक्षण। लगातार उसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेकर के आए थे, 1970 में ही शुरू कर दिया था कि SC/ST के जो लोग हैं, ये जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, MLA MP हैं, अधिकारी हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। अंदर से भी कुछ ना कुछ उन्होंने सपोर्ट लेनी चाहिए। कई लोगों ने रिट डाल रखी है। उन्हें ये मालूम था कि अगर लीडरशिप करने वाली पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी आ गई तो वो हिस्सा मांगेगी हर जगह, और SC/ST को मिल गया तो हो सकता है वो OBC के लिए भी मांगे। OBC के लिए मांगेगी तो कल को माइनॉरिटी के लिए भी मांगेगा। और निश्चित रूप से कल को, क्योंकि वो बहुत बड़े दूरदर्शी हैं, वो बहुत आगे की सोचते हैं, इसीलिए समय से पहले समझौता कर लेते हैं और समय से पहले अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। दबाव से काम चला तो ठीक है, नहीं तो समझौता भी कर लेंगे, पैर भी छू लेंगे और एहसान भी कर लेंगे, कृपा भी कर लेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सब कर देंगे। दिक्कत उनको जब आती है जब हिस्सा देना पड़ जाए। उन्हें मालूम है ये हिस्सा देना, अगर डेमोक्रेसी ने साइंस को और हिस्ट्री को अपना लिया तो हिस्सा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये स्थिति हो जाती है और इसीलिए उन्होंने लगातार एक एक चीज़ पर प्रयास किया, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को ख़त्म करना हो, चाहे आज 2014 से अब तक 89,441 स्कूल बंद कर दिए गए और वहाँ आसपास में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई। एजुकेशन से बहुत ज़्यादा नफरत है। और जब देखने लगे नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया कि अंग्रेजी को कम तरजीह दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी जो है वो आएगी तो इनके लोग फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनेंगे, हाई कोर्ट जज भी बनेंगे, और वो मांगेंगे हमको एम्बेसडर भी बनाओ, गवर्नर भी बनाओ, बड़े बड़े पदों पर बनाओ, टॉप भी करेंगे वो सिविल सर्विस में। उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरह से जो एजुकेशन का सेक्टर है उसको लिमिटेड रखो, उतना ही पढ़ाओ और क्वालिटी की एजुकेशन बिल्कुल भी मत दो, अंग्रेजी एजुकेशन ना दो।
स्टेम एजुकेशन जो पूरी दुनिया के अंदर दी जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, लॉ, ये एजुकेशन इनको ना मिले और उससे ज़्यादा इनको क्या चीज़ें दी जाएं? अगर इनको कोई ट्रेडिशनल इनके घर में जो काम होता रहा है, कुम्हार का, चमार का, स्वच्छकार का, तो इनको 2-2 लाख रुपए दे दो ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग तो लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, इनको अपने पिताजी की औकात पता पड़ जाएगी कि हमारे दादा क्या थे, हमारे पिताजी क्या थे। फ्रीडम का जो इंडेक्स है वो लगातार कम होता जा रहा है, 150 के आसपास पहुंच गया। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति, जो इंडेक्स है रैंक इंडिया का, वो बहुत नीचे आ गया। उस पर पूरा राइट विंग टेररिज्म पूरी दुनिया के अंदर जो फैला हुआ है, उसका असर सबसे ज़्यादा भारत में ही देखने को पड़ता है। और उस राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो एजेंट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे बाबा देखे होंगे आपने रील में, अनदेखा भी हो तब भी 2-4 बाबाओं की रील देखने को मिल जाती है। एक बाबा ने कहा कि जानते हो 15 अगस्त को क्यों भारत आज़ाद हुआ था? देखी होगी आप लोगों ने रील, और कहानी सुनाई। वहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं, वो पल्स देखते हैं कि कितने मूर्ख हैं। कभी कैलेंडर को दूध पिला के देखते हैं और कभी इस तरह की कहानी सुना के देखते हैं, कितनी ताली बजती है। तो उन्हें लगता है, अपने राजनीतिक काकाओं को बता देते हैं कि अभी हैं मूर्ख बने हुए हैं, चिंता ना करो। उन्होंने कहानी सुनाई कि जब 1 अगस्त मुनि ने यह काम किया था कि पूरे समुद्र को पी लिया था, इतने ताकतवर थे वो अंडे बचाने के लिए। जीव जंतु कितने मारे गए वो छोड़िए, लेकिन अब जब 1 अगस्त इतने पावरफुल थे, तो जब 15 अगस्त आने वाली है तो वो छोड़ के भाग गए। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण कोई कहानी कोई बाबा नहीं सुना सकता। वो बहुत चालाक है, ऐसा नहीं चालाक ना हो, चालाक है। वो पल्स देख रहे हैं और उस पर उन्होंने तालियां बजवा ली। तो ऐसा ताली बजाने वाला समाज निश्चित रूप से वो पता नहीं कब तक गुलाम रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। तो ये पूरी तरह से राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के एजेंट जो बने हुए हैं, वो चाहे कोई भी हों, वो चाहे नौकरी में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, हर जगह वो कहीं ना कहीं अपना काम करते रहते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने किताब लिखी थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन 93 में, और उन्होंने बताया कि अब जो लड़ाइयाँ होंगी वो कोई ऐसा नहीं है कैपिटलिस्ट में और कम्युनिस्ट में होंगी, सिविलाइजेशन के लड़ाइयाँ होंगी। सिविलाइजेशन की लड़ाई, कहीं हिंदुज़्म सर उठाएगा, कहीं क्रिश्चियनिटी सर उठाएगी, कहीं इस्लाम उठाएगा, और वो आपस में क्लैश करेंगे। इस क्लैश को रोकने का जो इलाज है दुनिया के अंदर, निश्चित रूप से पंचशील सिद्धांत ही बचते हैं। और जो यूएनओ महामानव बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर भी है, और उसने जो 2030 तक बनाए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी मिलाया है। पूरी दुनिया के अंदर एक सोच डेवलप हुई है कि हाँ, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से पूरी दुनिया को ख़त्म करने का, और ऐसे देशों को जो डेवलपिंग कंट्री है उनको ख़त्म करने का, उन पर कब्जा करने का पूरा इरादा है। वहाँ के जो पूंजीपति हैं, जो सामंतवादी हैं, और जो वहाँ की पुरानी व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ जाएंगे, माइनॉरिटी के खिलाफ जाएंगे, उनका यही काम रहता है। बाबा साहब को ये सब मालूम था। ग्रामर ऑफ एनार्की जो स्पीच थी बाबा साहब की, उसमें बहुत सारे बिंदु उन्होंने डाले और उसमें शर्त दी खासतौर से कि लोकतंत्र कैसे सफल होगा। जो नायक पूजा है, इससे बहुत बड़ा खतरा है, पहले भी था और हमेशा रहा है, चाहे राजतंत्र रहा हो चाहे अब रहा हो। तो लोकतंत्र को इस नायक पूजा से बचना चाहिए। किसी भी महान आदमी के पैरों के नीचे हमको अपनी आज़ादी नहीं डालनी है, वो चाहे हमारे घर का हो, चाहे बिरादरी का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे देश का हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इतना कृतज्ञ किसी को भी नहीं होना चाहिए। साफ लिखा है, किसी महिला को, किसी का भी इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि वो अपना चरित्र सौंप दे। किसी देश को इतना कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि वो किसी नेता के सामने अपनी जो अस्मिता है, अपनी आज़ादी है, वो सौंप दे। सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ कही और बताया कि ये असमानता चाहे किसी भी रूप में हो, अगर रहेगी तो लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। अगर विपक्ष कमजोर हो गया तो निश्चित रूप से
विपक्ष की कमजोरी अपने आप टायरनी ऑफ मेजॉरिटी को लेकर के आएगी। संवैधानिक जो नैतिकता है वो समाप्त हो जाएगी। और क्या हो रहा है, बिल आया और पता ही नहीं पड़ा कब पास हो गया, चर्चा ही नहीं हुई। जो व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो फॉलो नहीं किया जा रहा और बिल पास होकर के चले जाते हैं। जिस बिल को पास नहीं करना होता उसको हो हल्ला कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि उसको कमेटी के अंदर डाल दिया जाता है। मोरल ऑर्डर कोई डेवलप नहीं हो पाया। अगर बाबा साहब का सपना पूरा होता और एक मोरल ऑर्डर और पब्लिक कॉन्शियंस पैदा हुई होती और लोगों को लगता कि हाँ, इस देश के उत्थान में हमारा उत्थान है, इस देश के पतन में हमारा पतन है, ये स्थिति अगर होती तो लोकतंत्र की जो यात्रा है वो और सुगम होती, संविधान और सुरक्षित और संरक्षित रहता। लेकिन बाबा साहब की बताई हुई शर्तों को अनदेखा किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। और कष्ट जब होता है जो इंटरप्रेटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जब एक जज ये बात कहने लगते हैं कि मोर मोरनी के जो बच्चे हैं वो आंसुओं से पैदा होते हैं, तो वाकई संविधान तो खतरे में होता है। निश्चित रूप से वकील भी बेचारा क्या कहेगा। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ऐसे निर्णय हमारे लोग भी करने लगे हैं जो वाकई में आम आदमी के फेवर के नहीं है। एक निर्णय अभी आया, वकील साहब सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, इस समय नाम उनका लेना ठीक नहीं है। उन्होंने निर्णय ले लिया कि LLB करेगा लड़की हो या लड़की, और उसके बाद PCSJ में जब बैठेगा जब 3 साल की और प्रैक्टिस कर लेगा। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस देश में लड़कियों की शादी किस उम्र में कर देते हैं लोग बाग, बाल विवाह ना भी करें और LLB करने के बाद 3 साल और वेट करेगा। वो 3 साल पढ़ाई का खर्चा गांव का किसान मजदूर कैसे दे देगा, कहाँ से देगा? उसकी उम्र हो जाएगी 30 साल के आसपास, और कोई ज़रूरी थोड़ी कि पहले चांस में सिलेक्शन हो जाए। ऐसे निर्णय करने लगे। क्रीमी लेयर के बारे में हमारे जज साफ साफ बोलने लगे जो हमारे बीच से गए हैं। ऐसा कठपुतली बनने की क्या आवश्यकता है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत के खिलाफ है। क्रीमी लेयर, किस बात की क्रीमी लेयर भाई? आपके ऊपर जूता फेंका जा रहा है, आपके लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, किस बात की क्रीमी लेयर? और यहां तक कि जो संपन्न SC ST या OBC का आदमी है उसके साथ तो ईर्ष्या और षड्यंत्र भी होते हैं। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके साथ तो एक बार को दया भी आ जाएगी, उस पर एहसान करने को शुरू होता। लेकिन जिसको पता है कि वकील साहब बहस करेंगे, ये मानेंगे नहीं रिटायरमेंट होने के बाद ये MP MLA बनेंगे, और अगर पार्लियामेंट कहीं गलती से पहुंच गए तो निश्चित रूप से सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना मना है। जिस देश के अंदर आस्था की बात हो, जिस देश के अंदर शास्त्रों की बात चलती हो, शास्त्रों को जज कोर्ट करते हो, उस देश के अंदर निश्चित रूप से क्या होगा? वहां न सिर्फ जज की गरिमा भी गिरेगी, आम आदमी की भी गिरेगी, और संविधान भी खतरे में होने लगेगा। उनके पास तो हर चीज है। बहुजन एकता होने लगी थी अच्छी खासी, लेकिन बहुजन एकता को तोड़ने के लिए वो एक कंसेप्ट लेकर के आए कि OBC के अंदर क्रीमी लेयर शुरू कर दिया। मान्यवर जी ने बहुत प्रयास किया और बहुजन एकता आई और राजनीतिक रूप से लोग आगे इकट्ठे होने लगे। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कल को सरकार बन जाए तो उन्होंने बहुत पहले जो 85 और 90 की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा OBC को हम 85 नहीं रहने देंगे। उन्होंने उनका डिवीजन कर दिया कि जो लीडरशिप है उसको तो कह दो तुम तो क्षत्रिय हो जाओ, बाकी को रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब जो क्षत्रिय हो गए उनको क्रीमी लेयर का विरोध करना चाहिए था नेताओं को। भाई क्रीम जब क्रीम नहीं है तो क्रीमी लेयर कहाँ? जिन 10% लोगों पर इस देश की 90% वेल्थ है, ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है, उनको क्रीम क्यों नहीं घोषित किया? उनको तो आप आज भी अड्डे दे रहे हो, रेलवे स्टेशन दे रहे हो, सारी चीज़ें दे रहे हो। और जिन लोगों ने, जिन OBC के लोगों ने या SC के लोगों ने लोन लेकर के मकान बना लिया, तो रहे हैं सर्विस में, सेंट्रल सर्विस में, हम ऑल इंडिया सर्विस से रिटायर हुए हैं। अगर मान लीजिए किसी ने लोन लेकर के मकान बना लिया तो क्या वो क्रीमी लेयर में होकर आ गया? या वो भ्रष्टाचार करने के लिए फ्री था आपके पास? भ्रष्टाचार करने के लिए फ्री छोड़ना तो अनैतिक है ना। तो ये स्थिति हुई। बहुजन जो 85 और 15 की लड़ाई थी उसको वहां तोड़ा,
फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन को इस तरह से किया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे करके कि एससी के खिलाफ ओबीसी भी खड़ा हो गया और माइनॉरिटी भी खड़ा हो गया, हो गई बहुजन एकता छिन्न भिन्न। और ये हुई क्यों थी? हुई इसलिए थी कि इस देश के अंदर 4 डॉक्यूमेंट इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हर नेता को पढ़ने चाहिए, हर सामाजिक कार्यकर्ता को पढ़ने चाहिए, हर अधिकारी को पढ़ने चाहिए। गांव-गांव में ग्राम पंचायतों को, जो पंचायतें संवेदनशील हैं, उनको पढ़ाना चाहिए 4 डॉक्यूमेंट। नंबर 1 भारतीय संविधान, नंबर 2 हिंदू कोड बिल, नंबर 3 मंडल कमीशन और चौथा है SC/ST एक्ट। मंडल कमीशन की रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, संविधान के बारे में तो आप जानते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर लागू हो जाती पूरी, तो इस देश के अंदर इस समय तक कुछ और स्थिति होती। और इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ना तो बहुजनों के नेताओं ने पढ़ा और ना ही SC/ST के नेताओं ने पढ़ा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। मंडल कमीशन में यह भी लिखा है कि ओबीसी को भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन होना चाहिए। जब SC/ST के लिए रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किया गया था, अगर वो ओबीसी के लिए भी किया जाता तो ये खत्म नहीं होता। या जब ओबीसी के नेता पावर में आए, वो पढ़ लिए होते मंडल कमीशन को, उन्होंने ओबीसी के लिए कर दिया होता, SC/ST का ना खत्म किया होता, तो बहुजन एकता सड़क पर, गांव में, गलियों में, घर घर में दिखाई देती। बुद्ध का सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा था। आज भी समाज जुड़ा है, ऐसा नहीं है नहीं जुड़ा है, क्योंकि अब पिट करके जुड़ा है, लेकिन राजनीतिक लोग बाग अभी उस हद तक नहीं जुड़े हैं। स्थिति यह है कि आज माइनॉरिटी अलग रह करके उनके लिए मॉब लिंचिंग अलग होती है, हमारा जो SC/ST के लोग हैं उनकी ऑनर किलिंग अलग होती है, ओबीसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। कई अत्याचारों के बारे में आपने जानकारी कर ली। निश्चित रूप से किसी का अपमान तो 10% है और किसी का अपमान 90 और 100% 200% है। अपमान सबका है। इसकी वजह है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक डिवाइड एंड रूल का मैकेनिज्म है। और हमारा जो बुद्ध का सपना है, जो हमारे आइकॉन्स हैं, उनका क्या सपना है? ऑर्गेनाइज एंड सर्व का। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और इन चीज़ों पर हम लोग चल नहीं पाए। अभी किताब लिखी बाबा साहब के ऊपर, SR स्टाउड ने, राइज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया, बाबा साहब के ऊपर लिखी हुई है। उसमें प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये कि आप जो पढ़ते लिखते हैं उसको आप यूज़ करें, उसको अप्लाई करें। जॉन ड्यू उनके गुरु थे, उनसे ली हुई थी उन्होंने, उसको इंडियन कंटेक्स्ट में और बुद्ध के विचारों के साथ लेकर उसको आगे बढ़ाया और संविधान के अंदर उन्होंने प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाई है। ये स्थिति आ गई और हमारे जो समाज के जो नेता रहे SC/ST OBC के, वो आपस में लड़ते रहे, या तो पदों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने मुद्दे की बात ही नहीं की। इस देश में लोकतंत्र तब आएगा जब लोकतंत्र ठीक से, हमारे जो नेता हैं वो नेता सोचे तो सही कि प्रतिनिधित्व है कितना हमारा। हमारे प्रतिनिधित्व की स्थिति मैं बता दूं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वोटर्स, वो लीस्ट रिप्रेजेंटेड हैं वर्ल्ड में। लीस्ट रिप्रेजेंटेड पॉलिटी है और लीस्ट रिप्रेजेंटेड सोसाइटी। इंग्लैंड के अंदर जो जनसंख्या है 5.5 करोड़ है, उनके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? 1500। अमेरिका के अंदर करीब 38 करोड़ लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों की संख्या 535 है। अपने से तुलना करते रहिए, आज आप 146 करोड़ के आसपास हो गए। आपके दोनों हाउस मिलाकर के 795 से 802 तक रहते हैं। अब चले जाइए पाकिस्तान, 16-17 करोड़ से लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं, 350-400 के आसपास उनके भी MP हैं उतनी जनसंख्या पर। बांग्लादेश में भी 17-18 करोड़ जनसंख्या पर लगभग 400 के आसपास MP है। जापान, रशिया, उनकी भी स्थिति ठीक है। लेकिन जो चाइना हमारे बराबर का है, अब तो हम उससे आगे निकल गए। इसमें हम खुश हों या रोएं बात दूसरी है, लेकिन उनकी जो संख्या है प्रतिनिधियों की, वो 2987 थी पहले, जनसंख्या घटने की वजह से 2980 हो गई। और हमारी जो संख्या है प्रतिनिधियों की, वो पूरे दुनिया के अंदर सबसे कम है। अगर ये संख्या अधिक होती, अगर ये संख्या 2500 से 3000 के आसपास होती,
तो हमारे जो छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं, जो छोटे छोटे समुदाय हैं, उनकी बात निकल करके बाहर आती और उनके लोगों में अपने आप अपने प्रतिनिधि चुनने की ताकत बढ़ती। हमने रिसर्च किया इस पर काफ़ी साल और ये पाया कि जब कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होती है तो वोट की कीमत बढ़ती है और जब कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी होती है वोट की कीमत छोटी हो जाती है। इसीलिए इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी करनी थी उस पर लगातार 2026 तक बहुत दिनों से रोक चली आ रही है और जाति जनगणना पर भी इसीलिए रोक लगी आ रही है। उनको डर है कि जाति जनगणना अगर जल्दी करा दी तो MP MLA की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा, OBC को अपनी जानकारी हो जाएगी और एक ऐसा शेर जिसको हमने वेंटिलेटर पर डाल रखा है वो शेर जाग जाएगा और इस देश में हमारा MP MLA क्या, हमारा ग्राम प्रधान होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी उनकी जो दुश्मन है वो है जाति जनगणना, लोकतंत्र और संविधान, उसी पर वो लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया कि समाधान क्या किया जाए, क्या समाधान निकालें। इस पर हम लोगों ने काम किया 4 जनपदों में, खीरी, सीतापुर, हरदोई और लखनऊ में। बहुत ही ध्यान सुनने की बात है, कोई लिखना भी चाहे तो लिख भी लीजिएगा। इन चारों जनपदों में 248 जिला पंचायत सदस्य थे, उसमें हम लोगों ने 50 लोग लगाए और उन लोगों को हमने ब्रीफ किया और ये उन्हें बता दिया गया कि देखिए आपका जो वोट है वो किसी भी तरह से जो लोग आपके नहीं थे, ना हैं और ना होंगे, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, SC ST एक्ट के विरोधी, हमारे बीच रहने वाली कठपुतलियाँ, वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं ना, चुप रहते हैं, बिल्कुल बिल फाड़ देते हैं हमारा ही, वो भी विरोधी हैं संविधान के, धर्मनिरपेक्षता के विरोधी, अल्पसंख्यक के विरोधी। हम आजीवन किसी के भी कहने पर किसी भी दशा में, ये उनको हमने शपथ दिलाई, बाकायदा हर गांव में जाकर के, मैं खुद नहीं जा पाता था लेकिन और लोगों को ब्रीफ किया तो लोग जाते थे और उन्होंने चारों जनपदों के गांव जाकर के यही शपथ दिलाई कि आजीवन किसी भी चुनाव में, किसी भी दशा में, किसी के भी कहने पर हम आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, कठपुतलियों को, अल्पसंख्यक विरोधियों को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के विरोधियों को न टिकट देंगे, न दिलवाएंगे, न वोट देंगे, न वोट दिलवाएंगे। हम देंगे किसको? देंगे उसको परख करके जो हिस्सेदारी का समर्थक हो, टॉप टू बॉटम, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे रक्षा हो, और अपनी पॉलिसी बताएगा। तो लोगों ने सवाल किया कि साहब वहाँ जब सभी खराब हैं खड़े होने वाले, हमने बताया तो जब सभी खराब हैं तो सामान्य सीटों पर पहली बात तो OBC का अधिकार है, अगर वहाँ संख्या माइनॉरिटी के तो उनको खड़ा करो, कहीं आपकी अपनी SC की जनसंख्या तो उसको खड़ा करो। तो वो लोग कन्विंस हुए और हमने उस बात पर राजी कर लिया कि अगर आपको सामान्य सीटों पर भी और रिजर्व सीटों पर भी सबसे अच्छा नहीं मिल रहा है तो सबसे कम खराब को ले जाओ। सबसे कम खराब तो मिलेगा ना हर सीट पर, तो सबसे कम खराब को डालो, कम से कम कुछ तो ऊपर वाला वॉश आउट हो। तो इस अभियान को जब चलाया 4 जनपदों में, उसका रिजल्ट सुनिए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पे पड़ा हुआ है। मैं सर्वे के ऊपर बात करता हूँ, सॉल्यूशन के लिए बात करता हूँ। आज इस बात पे आप लोग अलग से भी चर्चा चाहेंगे तो मैं कर लूँगा। इसका रिजल्ट ये हुआ, 248 सीटों में से 49 सीटें थी जिला पंचायत सदस्य की रिजर्व SC के लिए, और 49 की जगह 94 जीते। लगभग कितने हो गए? बहुत ध्यान देने की बात है, 49 से 94 जीत गए, क्योंकि सामान्य सीटों पर खड़े लगभग डबल हो गए। दूसरा OBC के 27% जीतने थे, 67। जब मिलकर के ये बात आई संविधान विरोधियों के का बायकॉट करना है तो उनके 101 जीते, और माइनॉरिटी के लोगों को जब सपोर्ट किया उनके 4-5 जीता करते थे, वो 25 जीत 11.5% पर। यह समाधान यहाँ सिद्ध हो गया। इसको हम बिहार में ले गए थे और बिहार में जहाँ पर माइनॉरिटी ज़्यादा थी
वहाँ उन लोगों ने इसको एकदम धार्मिक तरीके से मान लिया और इस पर इतना काम किया कि उन जनपदों में जहाँ समझ गए थे वहाँ एक भी संविधान विरोधी जिला पंचायत सदस्य नहीं हो पाया था। कटिहार वगैरह में चेक कर सकते हैं आप। फिर इसको 52 डिस्ट्रिक्ट्स में ले गए हम मध्य प्रदेश में, वहाँ भी लगभग 80% सफलता मिली। यहाँ तक कि यह हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने जातियों के नाम लिखना बंद कर दिए। अन्य इलेक्शंस में कॉलम हटाया, वहाँ यूपी का इलेक्शन में तो था, बाद में उन्होंने कॉलम हटाना शुरू कर दिया ताकि हम लोग रिसर्च ना कर पाएँ, दावा ना कर पाएँ। इसको हम लोगों ने 2022 के इलेक्शन में करीब 70 संगठनों की बैठक की। उस 70 संगठनों की बैठक में यही बात आई, यही शपथ दिलवाने की बात आई। उसमें जो लोगों से कहा गया था, जो पार्टियां थी बहुजनवादी, उनको कहा गया कि आप ओबीसी को 50% टिकट दीजिए। उन्होंने पहले से कुछ बढ़ाया, ओबीसी का भी और माइनॉरिटी का टिकट भी। उसको देख करके फिर जो सत्ता पार्टी वाले हैं उन्होंने भी बढ़ाया और परिणाम भले ही कठपुतलियां जीती हों शुरू में, लेकिन परिणाम ये हुआ कि जब रिजल्ट आया तो 2017 के रिजल्ट में 44.8% थे संविधान विरोधी और 22 में उनकी संख्या 25% गिर करके 33 पर आ गई। 33 पर। ये स्थिति, ये सॉल्यूशन है। और इस पे हमने यही नारा दिया था। पहले नारा था वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस नारे को हमने थोड़ा सा चेंज किया। ये आपको अपने गांव-गांव को बताना है। टिकट हमारा, वोट हमारा, तब आएगा राज हमारा। पसंद है नारा? टिकट भी हमारा और वोट भी हमारा। वजह यह है कि जो लोग वोट खरीदते थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टिकट खरीदना शुरू कर दिया, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। और ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा मैं आपको। सदर की सीट है गोंडा में, वहाँ पर एक ओबीसी की बिरादरी लगभग 1 लाख से ऊपर है और उसका कोई आदमी वहाँ एमएलए नहीं होता है। संविधान विरोधी की संख्या जिनकी 5-5 हज़ार है वही वहाँ एमएलए हो जाता है। जाके कभी भी देख लीजिए, वहाँ पहले महनौन कहलाती थी, अब वो सदर कहलाने लगी। ऐसी स्थिति इसीलिए है कि आपका ओबीसी का खासतौर से क्षत्रियकरण करके मूर्ख बना दिया जाता है। दूसरा हमारा नारा है, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो। संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो ना वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। हमारे पास 3 ताकत है, वोट की, टिकट की और मैनिफेस्टो की। वोट की ताकत मानव काशीराम जी ने बहुत प्रचारित की और काफ़ी आ भी गई, सब डालने लगे, परसेंटेज भी बढ़ गया। लेकिन टिकट की ताकत को आप नहीं समझ पाए। टिकट की ताकत जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन जो सामान्य सीटें हैं वहाँ पर ओबीसी और माइनॉरिटी खूब खड़ा होगा। और निश्चित रूप से जनसंख्या जाति जनगणना जब भी हो, लेकिन अपने आप उसके रिजल्ट पहले ही आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, 27 में ही मिल जाएंगे। हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था के और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि संसद के अंदर आपके जो एक तो नज़दीक रहने वाले, पहुंच वाले और प्रभावशाली और वफादार और बोलने वाले प्रत्याशी न चुने जाएं। अभी तक ऐसा है जिनको जानकारी है वो, उनको या तो टिकट नहीं मिलता या वो जीत नहीं पाते किसी न किसी तरह से, और जो टिकट खरीद करके चुप रहते हैं वो लोग जीत जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको प्रत्याशी को परखना पड़ेगा। मैनिफेस्टो की ताकत को हमारा समाज अभी 1% भी नहीं जाना है। मैनिफेस्टो कितना ताकतवर है इसको आप पूरे दुनिया की जो पार्टियां हैं उनको देख करके, उनका अध्ययन करके समझ जाएंगे। पूरी दुनिया की हर पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है। एक आध दो पार्टियां ये कहती हैं कि हमारा तो भारतीय संविधान ही मैनिफेस्टो है। संविधान मैनिफेस्टो नहीं होता। संविधान मानने के लिए तो आप राजी गैर राजी मजबूर हैं, बाध्य हैं। संविधान नहीं मानेंगे तो जेल होगी। लेकिन मैनिफेस्टो को आपको समझना होगा। मैनिफेस्टो वो व्यवस्था है जो आप देना चाहते हैं। तो वो मैनिफेस्टो के अंदर अगर हम जब कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ें आनी चाहिए जो हमारी मांग है। हम मैनिफेस्टो जब देखेंगे तो पूछेंगे ना अपने प्रत्याशी से, बताओ कहाँ लिखा है मंडल कमीशन लागू करने का, कितना लागू करोगे।
एक लागू करके पूरे देश के अंदर कह दिया कि लागू हो गया। भाई जब तक 52% लागू ना हो, निजी क्षेत्र में लागू ना हो, इस देश के अंदर जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू नहीं होगा ऊपर से नीचे तक, तब तक जातीय अत्याचार खत्म नहीं हो सकते। सरकारी क्षेत्र में इतनी कम नौकरियां हैं, उनमें आपका भले ही कितना भी आरक्षण बढ़ा दिया जाए, 100% भी कर दिया जाए, तब भी खत्म नहीं होगा जातिवाद और अत्याचार। उसके लिए जरूरी है निजी क्षेत्र के अंदर हमें जो भी बहुजनवादी पार्टियां, उनको कहना पड़ेगा, आपको अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि निजी क्षेत्र की वो इकाइयां, जो इकाइयां SC, ST, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुसार अगर आरक्षण देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, तो उनको करों में माफी होगी। जबरदस्ती ना कराएं, जो नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन इंसेंटिवाइज करिए। ये आप अपने मैनिफेस्टो में लिखें कि निजी क्षेत्र की उन इकाइयों को हम ये सुविधाएं देंगे तो होगा लागू। कर्नाटक का जो मैनिफेस्टो बनाया था कांग्रेस ने, उसमें आरक्षण के बारे में क्लियर चीजें दी गई थी और उसमें उसका लाभ मिला था। लेकिन वो मैनिफेस्टो आपको बनाना चाहिए कि हमको हिस्सेदारी आधारित मैनिफेस्टो बनाना है। ये हर पार्टी तब मजबूर होगी जब हमारे आपके जैसे लोग इसको टेबल टॉक बनाएंगे कि हमको हिस्सेदारी आधारित मैनिफेस्टो चाहिए, आपकी पार्टी हो चाहे आपकी पार्टी, और उसको हम उसमें तुलना करेंगे कि कितना हमको मिलेगा, क्या SC को मिलेगा, क्या OBC को मिलेगा, क्या महिलाओं को मिलेगा। हम उसमें सवाल पूछेंगे, तब जाकर के संविधान के समर्थक प्रत्याशी चुने जा सकेंगे। ये एक ऐसा समाधान है जो आपके हाथ में है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लटके हुए आपके अमेंडमेंट्स हैं वो भी पास हो जाएंगे। अगर फिर सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत भी नहीं होगी। और निश्चित रूप से जो मैनिफेस्टो के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजकल बहुत सारी चोरी और डकैती कर रहे हैं, अगर हमने मांग रखवा दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 1 ST, 2 SC, 4 OBC, 2 अंतर्जातीय विवाहों से पैदा हुए सदस्य और 1 सामान्य और 1 माइनॉरिटी का आदमी होना जरूरी है, 11 सदस्य, तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी बचेगी, संविधान भी बचेगा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का में इस तरह के सदस्य हुए और मेजॉरिटी से निर्णय लिए जाएंगे। संविधान पीठ के अंदर अगर हमने डिमांड रखवा दी मैनिफेस्टोज के अंदर, और यह असंभव काम नहीं है, हमने मैनिफेस्टोज में काम करवाए हैं, पार्टियां तैयार हुई है, भले ही वो उन्होंने 1-2 मांगा, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगी कई पार्टियों ने, तो अगर हमने मैनिफेस्टो में ये रखवा दिया कि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है उसके अंदर, हर बेंच के अंदर जब भी ऐसा मैटर आए उसमें 1 ST, 2 SC और 4 OBC के लोग होंगे, 1 माइनॉरिटी का होगा, 2 अंतर्जातीय विवाह वाले होंगे और 1 सामान्य होगा। बस निश्चित रूप से सब भूल जाएंगे कैसे पैदा होता है मोरनी। इतिहास के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होगा, कोई शास्त्रों को याद नहीं रखेगा। हम तो कहते हैं तुम शास्त्रों को याद रखो, अपने बेटियों को पढ़ाओ ना, बताओ ना, देवदासी करें, वो जौहर करें, वो उनको आप सिखाइए, सती होना सीखें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी नहीं होगी कि वो जुडिशरी के डिसीजन में आकर के कहने लगे, एक जज ने कहा कि बहुत अच्छी किताब है और हमारी मनुस्मृति, उसको लागू करना चाहिए। भाई क्या लागू करना चाहते हैं आप देश का और समाज का सत्यानाश करना चाहते हैं? उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को भारतीय संविधान ने और हमारे बुजुर्गों ने हटा दिया और संविधान सबसे सर्वोपरि हो गया, उसको मानने में आपको दिक्कत क्या है? अपने घर में जाके पूछो। लेकिन उनको ये नहीं है, उनकी भले ही दोनों आंखें फूट जाएं, उनको इस बात की चिंता है कि जो लोकतंत्र में हमारे पड़ोसी SC, ST, OBC को मिल रहा है उसको नहीं मिलना चाहिए, उसकी भी एक आंख फूट जाए, हमारी भले ही दोनों आंख फूट जाए। इसीलिए तो आई थी गुलामी पूरे देश के अंदर, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमारी आंखें फोड़ी, अपनी भी आंखें फोड़ी। अंधविश्वास से ग्रस्त प्रत्याशी जब तक चुने जाएंगे तो ये सुन लीजिए कि अंधविश्वास की सजा है हमारी गरीबी, और अंधविश्वास जो है वो आपकी पल्स देखता है, उसको हटाना पड़ेगा। 22 प्रतिज्ञा अगर नहीं अपनाएंगे, हमको यहाँ तक माइक्रो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, नाम भी बदलने होंगे, उपनाम भी बदलने होंगे, अपने ऐतिहासिक जो आइकॉन्स है वो अपनाने होंगे, अनैतिहासिक आइकॉन्स छोड़ने होंगे, पंचशील अपनाना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। हमारा काम मध्यम मार्ग है। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हमारा दुश्मन है पूरी दुनिया के अंदर। एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ही
महामानव बुद्ध ने मध्यम मार्ग की खोज की थी। उन्हें पता था दुनिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म है, वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ मध्यम मार्ग पर चल करके, और अच्छी जो आपने कहा था कि मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? अगर मुफ्त शिक्षा नहीं है, एक से शिक्षा नहीं है, मुफ्त चिकित्सा नहीं है, मुफ्त न्याय नहीं है, मुफ्त सुरक्षा नहीं है, तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?